हेलो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने अपनी लास्ट क्लास में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे अप्रमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। हमने अपनी लास्ट क्लास में प्रश्नावली 1.1 को कवर कर लिया था। यहाँ पर हम अपनी प्रश्नावली 1.2 को पढ़ने से पहले उसके कुछ एग्जाम्पलों को देखेंगे, कुछ उदाहरणों को देखेंगे, साथ में उसकी कुछ अंकगणित की आधारभूत प्रमेय 1.2 और 1.3 को भी पढ़ेंगे। ठीक, हम पहले इनको जान लेते हैं और उसके साथ ही उदाहरणों को भी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम प्रश्नावली 1.2 को कवर करेंगे, क्योंकि जो उदाहरण है और जो इसका बेस है उसी के प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण और प्रश्नावली 1.2 का बेस, यही दोनों जब आप लोगों के कंप्लीट होंगे, मजबूत होंगे, तो आप प्रश्नावली 1.2 को ईजी तरीके से आसानी से लगा सकते हैं। तो इसीलिए हम प्रश्नावली 1.2 को वो अपने अगले लेक्चर में, अपनी अगली क्लास में कवर करेंगे। आज हम इस क्लास में अपनी प्रश्नावली 1.2 के बेसिक उदाहरण और बेसिक इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं और इसके साथ ही उसके उदाहरणों को भी कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आपने प्रमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण यहाँ क्लास 10th में हम लोग पढ़ रहे हैं। आपने क्लास 9th में अपरमेय संख्याएं सीख ली थी। आपने क्लास 10th में अपरमेय संख्याएं और परमेय संख्याओं के मिला योग से अब हमारी वास्तविक संख्याएं बनती है। इस प्रकार से आपने अपरमेय संख्याओं के बारे में क्लास 9th में पढ़ा था, लेकिन हमने क्लास 9th में रूट 2 रूट 3 यानी अपरमेय संख्याओं को सिद्ध करना नहीं सीखा था। तो हम क्लास 10th में यहाँ पर अपरमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीखेंगे। तो अपरमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण यानी कि हमारी अपरमेय संख्याएं दोबारा से यहाँ पर आई हुई हैं। तो जैसे कि वहाँ हमने अपनी लास्ट क्लास में अंकगणित के आधारभूत प्रमेय 1.1 को पढ़ लिया था, इसको पढ़ लिया था, 1.1 को कवर कर लिया था। आज हम यहाँ पर अपनी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय 1.2 को पढ़ेंगे। जैसा कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय 1.2 कहती है, मान लीजिए p एक भाज्य संख्या। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय 1.2 क्या कहती है? मान लीजिए p एक भाज्य संख्या है, तो यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। यानी कि अगर कोई संख्या है, एक मान लो p संख्या है, मान लिया हमने p एक कोई संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। जैसा कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हम एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। यानी p एक भाज्य संख्या, यानी कि हम एक लेंगे भाज्य संख्या। हमने ली एक भाज्य संख्या, जैसे कि 6 ले ली, एक दो हमने जैसे कि एक 2 ले लिया भाज्य संख्या हमने ले ली 2। यहाँ पर कह रहा है मान लीजिए p एक भाज्य संख्या है, तो p एक भाज्य संख्या यानी भाज्य संख्या ले ली हमने 2, भाज्य संख्या होगी हमारी 2। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि जो p का मान है, ये कि हमारा p बराबर 2 है, p बराबर 2, यदि p किसको a स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी 2 बराबर a स्क्वायर, यानी कि 4 की घात 2 को विभाजित करता है। किसको? 4 की घात 2 को विभाजित करता है, यानी कि ये हमारी 16 को विभाजित करता है। 16 को विभाजित करता है। 2 किसको विभाजित करता है? 16 को विभाजित करता है। ठीक है, यदि ये 16 को 2 हमारा 16 को विभाजित करता है, तो 2 हमारा 4 को भी विभाजित करेगा, यानी कि a बराबर हमने क्या लिया? 4 लिया। इससे आप लोग समझ पा रहे हैं। हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय 1.3 देखेंगे। 1.3 में कह रहा है रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। यह अपरमेय संख्या हमें यहाँ पर सिद्ध करके दिया हुआ है। तो ये प्रमेय है, ये 1.2 जैसे प्रमेय थी और 1.1 इसी प्रकार की ये भी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है, जिसका नाम है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय 1.3, जिसमें रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। इसके बारे में सिद्ध करके हमें लोगों को दिया हुआ है। पहले हम ये समझते हैं इसे सिद्ध किस प्रकार से किया गया है, क्योंकि रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। यह प्रमेय सिद्ध करने के लिए 2024 के बोर्ड एग्जाम के पेपर में आया था, इसलिए लगभग जो प्रश्नावली हमारी 1.2 है और जो इसके उदाहरण है, इससे ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए इस प्रमेय को सिद्ध कैसे करते हैं पहले हम वो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है रूट एक अपरमेय संख्या है, तो यहाँ पर मैं डाला सॉल्यूशन, उसके बाद लिखा माना कि, यानी कि किसी भी अपरमेय संख्या को परमेय संख्या, पहले तो हम किसी भी अपरमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए, कोई एक संख्या है मान लो, इसको अपरमेय सिद्ध करना है। अगर किसी संख्या को अपरमेय सिद्ध करना है तो पहले तो हम उसे मानते हैं परमेय मानने के बाद फिर उसे कुछ कैलकुलेशन लगा करके यह सिद्ध कर देते हैं कि हमारी जो कल्पना थी वो हमारी गलत थी, अतः यह अपरमेय है। यानी कि हम क्या करते हैं, किसी संख्या को अपरमेय अगर सिद्ध करना है तो उसको अपरमेय सिद्ध करने के लिए हम उसका यानी परमेय मान लेते हैं। यहाँ रूट 2 लिखा है, रूट 2 एक अपरमेय संख्या, हमें अपरमेय सिद्ध करना है, इसलिए हम इसे मान लेंगे परमेय है। ये रूट 2 एक परमेय संख्या, हमने ये लिख लिया। उसके बाद जब ये एक परमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसा कि आपने हमारे लास्ट क्लास में देखा था कि जो संख्याएं होती हैं परमेय संख्याएं, इन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं।
तो रूट 2 है, इसे हमने पी अपन क्यू के रूप में लिख लिया, जहाँ पर पी अपन क्यू क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ कोष्टक में लिख लिया हमने, ये सहभाज्य संख्याएं। अब ये सहभाज्य संख्या क्या होती है? सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें केवल एक से भाग जाता है, यानी कि जो वे संख्याएं जो केवल एक से विभाजित होती हैं वे संख्या हमारी सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जो हमारी सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वह क्यू इज नॉट इक्वल जीरो, यहाँ लिख दे क्यू इज नॉट इक्वल जीरो, क्यू जीरो के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि किसी भी पी अपॉन क्यू के रूप में कोई भी संख्या लिखी हो, उसमें नीचे का जो हर होता है, जैसे ये ऊपर वाला हमारा अंश, नीचे का हर, ये हर जो है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। अगर ये जीरो के बराबर हर हो गया, ये हमारा इन्फिनाइट हो जाएगा, यानी कि जैसे 2/4/2 लिखा है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारी जीरो कहाँ है, नीचे की संख्या, ये हमारी हर है, तो हर हमारा जीरो, अगर यहाँ लिख दे 4/2 लिख दे, तो यहाँ पर हमारा जो 4 है, तो यहाँ पर इन्फिनाइट का निशान आ जाए, का कोई हल ही नहीं होगा। तो इसलिए जो क्यू होती है, यानी कि नीचे की संख्या होती है पी अपन क्यू के रूप में, क्यू का मान कभी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया ये कभी जीरो नहीं हो सकता। अब हमने क्या किया, अब दोनों पक्ष हमारी रूट 2 बराबर पी अपन क्यू, इन दोनों में हमने वर्ग करा दिया, इसे और आगे हल करने के लिए वर्ग करा दिया। यहाँ लिख दिया दोनों पक्षों में वर्ग कराने पर, तो वर्ग कराया रूट 2 का वर्ग बराबर पी अपन क्यू का वर्ग, ये लिख दिया। अब रूट 2 का वर्ग क्या आएगा, रूट 2 का वर्ग 2 आता है, तो हमने यहाँ 2 लिख लिया। अब पी अपन क्यू का वर्ग पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर, ये लिख लिया। ठीक है, अब क्या किया हमने, जो क्यू था, क्यू को भेज दिया इस साइड बराबर के इस साइड, और 2 था, 2 को यहाँ ले लिया नीचे बटे में, यानी ये आ गया हमारा इस साइड ऐसे, और ये था, ये हमारा आ गया इस साइड ऐसे, तो ये हमारा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2, ये समीकरण फर्स्ट बन गया। क्या बन गया? समीकरण हमारे यहाँ फर्स्ट निकल आया। जब समीकरण फर्स्ट निकल आया, इसमें क्या हो रहा है, क्यू बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि पी स्क्वायर है जो हमारा, वो 2 से यहाँ तो विभाजित हो गया। अभी क्या देखा थे हमने, पी अपन क्यू संख्याएं थी, ये हमारी सहभाज्य संख्या थी जो केवल एक से विभाजित होती थी, लेकिन यहाँ तो पी ने अपने हथियार डाल दिए, तो पी ने क्या किया, पी तो 2 से विभाजित हो गया, 2 से विभाजित हो गया, तो हमने यहाँ लिखा जब पी स्क्वायर को 2 विभाजित करता है तो पी को भी 2 विभाजित करेगा। ये हमने प्रमेय 1.2 में देखा था। क्या सीखा था हमने 1.2 में देखा था, अगर कोई एक भाज्य संख्या है, वो अगर किसी दूसरी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है, तो वह, जैसे कि हमारी भाज्य संख्या है ए, वो अगर जेड के वर्ग को विभाजित करती है, तो जो ए संख्या है वह जेड को विभाजित करेगी। इसी प्रकार हम यहाँ लिख सकते हैं, जब पी स्क्वायर को 2 विभाजित करता है तो पी को भी 2 विभाजित करेगा, हमने ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से मानेंगे। अब दोबारा क्या मानेंगे, माना कि p बराबर 2x है, ये p बराबर 2x कैसे मान लिया, ये हमने अपनी तरफ से माना, यानी कि जो यहाँ पर दिया हो ऊपर जो संख्या विभाजित हो रही हो उसके बराबर मान लेते हैं 2x 2y 2 3। आप यहाँ x की जगह a to z में कोई भी मान रख सकते हैं, लेकिन ये 2 यहाँ क्यों रखा, ये 2 यहाँ 2 इसलिए रखा क्योंकि यहाँ बटे में 2 था, यहाँ क्या था, बटे में 2 था, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा, यानी 2 लिखा, तो हमने p का मान 2x लिख लिया। ठीक है, अब जो 2x p का मान लिख लिया, इसे हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। यहाँ लिख दिया p का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, p का मान हमने समीकरण फर्स्ट में रख दिया, तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2 ये लिखा है हमारा। तो यहाँ पर हमने p का मान 2x स्क्वायर रख दिया, ये देखो क्यू स्क्वायर बराबर 2x का होल स्क्वायर बटे 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर p के ऊपर स्क्वायर चढ़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी हमने स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा, तो हमने चढ़ा दिया। अब क्या किया, इसको हमने हल कर लिया, क्यू स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग कराओ, आएगा 4, हमारा 4 लिख दिया, एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर, 2 से ये 4 कट गया, यहाँ पर ये दिया बचा 2, यानी क्यू स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। तो यहाँ क्या निकल कर आया हमारा, क्यू स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, ये निकल कर आया हमारा। जब ये निकल आया, अब क्या हुआ, जो हमारा 2 था 2 चला गया x क्यू के बटे में, क्यू के वर्ग के बटे में, यानी जैसे कि x को भेज दिया उस साइड और क्यू इस साइड ले लिया और बटे में ये चला गया, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारा समीकरण नंबर सेकंड निकल कर आया, समीकरण सेकंड निकल आया है। अभी हमने ऊपर क्या देखा था, क्यू स्क्वायर जो था वह 2 से विभाजित था, ऐसे यहाँ पर भी हुआ, वहाँ पर पी स्क्वायर 2 से विभाजित था, अब यहाँ पर क्यू भी 2 से विभाजित हो गया, लेकिन जो हमारी क्यू और पी की संख्याएं थी, ये हमारी सहभाज्य संख्याएं थी जो केवल 1 से विभाजित होती थी। यहाँ तो क्यू ना पी दोनों ही 2 से विभाजित हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जब क्यू स्क्वायर को 2 विभाजित करता है तो क्यू को भी 2 विभाजित करेगा, परंतु क्यू व पी सहभाज्य संख्या थी जिनका केवल एक से विभाजित होती थी, तो P व Q 2 से विभाजित हैं। यहाँ हमें यह विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास क्या होता है? विरोधाभास यानी कि जो हमारी यहाँ हमें गड़बड़ी प्राप्त हो रही है, यानी कि ये गलत सा कैलकुलेशन निकल कर आ रहा है, तो इसी को विरोधाभास कहते हैं। तो ये वहाँ पे विरोधाभास प्राप्त होता है यहाँ, तो इसलिए यानी कि हमें त्रुटि प्राप्त होती है। त्रुटि प्राप्त होती है तो इसलिए जो रूट 2 संख्या है वह एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ऐसा हमने ये सिद्ध कर दिया। कैसे सिद्ध कर दिया? हमने क्या माना था यहाँ पर, P अपॉन क्यू क्या थी? सहभाज्य संख्या थी जो केवल 1 से विभाजित होती थी, लेकिन यहाँ पर जो P ना Q है, इन्होंने अपने हथियार डाल दिए, ये दोनों 2 से विभाजित होने लगी। किससे? 2 से विभाजित होने लगी, लेकिन होती 1 से सहभाज्य संख्या, लेकिन ये 2 से विभाजित हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हमारी गलत कल्पना के कारण हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया कि यह सब हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, क्योंकि हमने जो हमारी रूट 2 है यह एक अपरमेय संख्या है, लेकिन हमने यहाँ क्या मान लिया था? हमने यहाँ परमेय मान लिया था, इसीलिए ये हमारा
गलत आंसर निकल कर आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा प्रमेय 1.3 को सिद्ध करना, यानी √2 एक अपरिमेय संख्या, यह सिद्ध करना हमने सीख लिया है। इसी प्रकार आप लोगों का उदाहरण नंबर 5 जो कि ये है √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी आपके प्रमेय 1.3 यानी कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, उसी की तरह ये वाला सिद्ध होगा। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसे आप घर से कर लेना, ये आपका होमवर्क है, इसको आप घर पर ट्राई करना, आपको ज़रूर आ जाएगा। अब इसमें 2-3 कुछ मेन पॉइंट और हैं, जैसे कि नंबर 1, परमेय और अपरमेय बराबर अपरमेय होती हैं, यानी परमेय और अपरमेय संख्याओं का अंतर अपरमेय होता है, ये ध्यान रखना। ये कभी कभी एमसीक्यू रूप में आपके बोर्ड एग्जाम के पेपरों में पूछ लिए जाते हैं। परमेय माइनस अपरमेय बराबर अपरमेय ही होता है, यानी परमेय और अपरमेय का अंतर क्या होता है, परमेय और अंतर अपरमेय होता है। इसी प्रकार परमेय और अपरमेय का योगफल बराबर अपरमेय होता है। परमेय उदाहरण नंबर 6 की तरफ, उदाहरण नंबर 6, जैसा कि उदाहरण नंबर 6 में कह रहा है 5 - 3, 5 - √3 एक अपरमेय संख्या है, इसे हमें सिद्ध करना है। ठीक, इसे सिद्ध कैसे करेंगे, इसे अपने उसी जैसे कि हमने प्रमेय 1.3 सिद्ध की थी, यानी कि √2 एक अपरमेय संख्या है, उसे सिद्ध किया था, उसी प्रकार हम इसे भी सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो इसे कैसे सिद्ध करेंगे, ये एक अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। अपरमेय संख्या सिद्ध करने के लिए जो हमें संख्या दी उसे हम मानते हैं परमेय। हमने मान लिया, माना कि 5 - √3 एक परमेय संख्या है। क्या है, एक परमेय संख्या, ये हमने मान लिया। ठीक, इसके आगे क्या किया, जब इसे परमेय मान ले तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने 5 - √3 बराबर P/Q ये लिख लिया। अब जो हमारा Q है वह इज नॉट इक्वल 0 के, यानी 0 के बराबर नहीं है। इसके साथ ही P और Q जो कि हमारी सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या जैसे कि आप लोग जानते हैं, सहभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें केवल 1 से भाग जाता है, यानी कि जो केवल 1 से विभाजित होती है वे सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। हमने यहाँ इतना निकाल लिया। ठीक, यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, √3 को भेजा इस साइड तो ये हो गया प्लस का, और ये था तो इसे भेजा इस साइड तो ये हो गया -5, ये हो गया हमारा, ये हमारा आगे निकल के कैलकुलेशन क्या आएगा, ये जहाँ पर हमारे प्लस के 3 यहाँ आ गए, ये आया निकल कर यहाँ, तो यहाँ पर हमारा क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा हमारा 5Q - P, ये आगे निकल कर, जहाँ PQ, QP पूर्णांक है। क्या है ये, QP ये पूर्णांक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं परंतु √3 एक अपरमेय संख्या है। ये क्या है, √3 एक अपरमेय संख्या, जैसे कि सिद्ध उदाहरण नंबर 5 में कर लिया था, अपरमेय संख्या है। जी हमारा क्या लिखा, P - 5Q परमेय संख्या है, लेकिन यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। यहाँ हमें विरोधाभास क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि ये हमारी अपरमेय संख्या है, ये हमारी पूर्णांक है, तो पूर्णांक क्या होते हैं, परमेय होते हैं, तो ये परमेय है। तो अपरमेय और परमेय बराबर कैसे हो सकते हैं, यानी कि अपरमेय संख्या परमेय के बराबर नहीं होती। ठीक है, ये बात सही है, परमेय परमेय कभी बराबर नहीं होते। तो यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, यहाँ त्रुटि प्राप्त हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं अतः 5 - √3 एक अपरमेय संख्या है। ये हमारा सिद्ध हो गया। उदाहरण नंबर 7 की तरफ चलेंगे, जिसमें 3 √2 एक अपरमेय संख्या, इससे हमें सिद्ध करना है। तो इसे हम सिद्ध कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या को अपरमेय सिद्ध करने के लिए उसे पहले परिमेय मानते हैं। तो हमने क्या किया, माना कि हमने यहाँ लिखा, माना कि 3 √2 एक परमेय संख्या, क्या कर दिया हमने, इसे एक परमेय संख्या लिख दिया, परमेय संख्या हमने मान लिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, 3 √2 बराबर P/Q है। जब ये परिमेय संख्या इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इस प्रकार से P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ हमने लिख लिया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो Q है, Q इज नॉट इक्वल 0 और P, Q ये सहभाज्य संख्या है। जैसे कि आप लोग जानने लगे होंगे कि ये सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिनमें 1 से भाग जाए, यानी कि जो 1 से विभाजित हो वे सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। हमने ये लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो 3 √2 लिखा, 3 को भेजेंगे नीचे यहाँ P के पास, तो हमारे बचेगा √2 बराबर P/3Q, ये बचा, जहाँ पर हम यहाँ लिख देंगे P, 3Q पूर्णांक है। क्या है हमारे, ये यहाँ पर हमारे पूर्णांक है, ये इस साइड के, और ये √2 एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ लिख देंगे P, 3Q पूर्णांक है, व √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा P, 3Q पूर्णांक है और √2 एक अपरमेय संख्या है, तो यानी कि अपरमेय और पूर्णांक, तो पूर्णांकों को हम परमेय, क्योंकि पूर्णांक परमेय तो होते हैं, तो परमेय संख्याओं में पूर्णांक भी शामिल होते हैं, तो परमेय और अपरमेय कभी बराबर नहीं हो सकते। जैसे कि हमने यहाँ पर पहले देखा था कि परमेय इज नॉट इक्वल अपरमेय, यानी कि परमेय इज नॉट इक्वल अपरिमेय। ठीक, परमेय बराबर नहीं होते अपरमेय के, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। हम लिख देंगे यहाँ पर परंतु हमें यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो अतः यहाँ क्या लिखेंगे, अतः
अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ये लिख दिया हम, ये क्या हो गया हमारी अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सिद्ध कर सकते हैं। हमने क्या किया, जो हमें अपरिमेय संख्या दी थी उसे हमने परिमेय मान लिया। हमने परिमेय मानने के बाद 3√2 बराबर P/Q में लिखा, जहाँ Q ≠ 0 लिख दिया और P, Q ये सहभाज्य संख्या लिख दी। ठीक, इसके बाद क्या किया, √2 बराबर P/3Q। 3Q कैसे आया, तो 3 यहाँ गुणा में था, तो जब इस साइड आएगा पक्ष की दूसरी साइड तो ये चला जाएगा गुणा में, तो गुणा में लिख लिया। अब बराबर P और 3Q क्या है, हमारे पूर्णांक, हमने पूर्णांक लिख लिए। यहाँ 3,3Q P, 3 की पूर्णांक है, वह √2 एक अपरिमेय संख्या। √2 क्या है, परिमेय संख्या, जैसे कि हमने प्रमेय 1.3 में देख लिया था, पढ़ लिया था, वहाँ पर सिद्ध कर लिया था। ठीक है, उसके बाद क्या किया, परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती, क्योंकि ये जो हमारा पूर्णांक है, तो परिमेय संख्याओं के संग्रह में हमारे पूर्णांक आते हैं, तो इसलिए ये पूर्णांक हमारे क्या हो गए, मान लो परिमेय हो गए। तो हमने परिमेय ≠ 0 अपरिमेय, तो परंतु हमें यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त होता है, हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, यानी कि हमें यहाँ पर त्रुटि प्राप्त हो रही है। तो इस वजह से हम क्या लिखा, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारी गलत कल्पना के कारण यहाँ पर हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ, तो यह हमारी 3√2 एक अपरिमेय संख्या। तो हमने इस प्रकार से यहाँ पर अपनी इस क्लास में सभी उदाहरणों को हल किया। आशा करता हूँ कि आपको यह हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। और हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोग यूपी बोर्ड के में 95% मार्क्स लाने की तैयारी कर सकते हैं। और